नागलोक एक ऐसी अलौकिक दुनिया थी जहां सर्प प्रजाति अपने जादुई नियमों और परंपराओं के साथ रहती थी। वहां की हवा में रहस्य की सुगंध थी और वहां के निवासी अपनी शक्तियों के लिए जाने जाते थे। इस दुनिया की राजकुमारी सर्पमित्रा न केवल अपनी सुंदरता के लिए मशहूर थी, बल्कि उसकी जिज्ञासा और साहस भी उसे खास बनाते थे। सर्पमित्रा को धरती पर मानव जीवन को करीब से देखने की बहुत इच्छा थी। एक दिन उसने अपने नाग रूप को त्याग कर एक सुंदर मानव कन्या का रूप धारण किया और धरती की ओर चल पड़ी। सर्पमित्रा ने अपने जादुई मंत्रों से एक सुंदर कन्या का रूप लिया। उसके लंबे घने काले बाल और उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी और उसकी मुस्कान ऐसी थी मानो सूरज की किरणें धरती पर उतर आई हों। वह नागलोक के अंधेरे और ठंडे महलों से निकलकर धरती के एक हरे भरे जंगल में पहुंची। चारों ओर पेड़ों की छांव, फूलों की महक और नदी की कलकल उसे मंत्रमुग्ध कर रही थी। वह एक पत्थर पर बैठकर नदी के किनारे बहते पानी को निहार रही थी। तभी आसमान से दो विशाल बाज नीचे उतरे। उनके पंखों की आवाज हवा में गूंज रही थी और उनके तेज पंजे सर्पमित्रा की ओर बढ़े। ये क्या हो रहा है? नागलोक में तो कोई मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। बचाओ, बचाओ! उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। पास ही एक चरवाहा संजय अपनी गायों को चरा रहा था। वह एक साधारण युवक था। संजय हमेशा अपने कंधे पर एक धनुष और पीठ पर तीरों का तरकश रखता था, क्योंकि जंगल में भेड़ियों और अन्य जंगली जानवरों से अपनी गायों की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। सर्पमित्रा की चीख सुनते ही वह दौड़ पड़ा। ये दो बाज कन्या पर हमला क्यों कर रहे हैं? मुझे इस कन्या को बचाना होगा। चले जाओ तुम नीच पंछियों, इस मासूम पर क्यों हमला कर रहे हो? चले जाओ यहां से। कुमारी, आप ठीक तो हैं? ये जंगल बहुत खतरनाक है और आप यहाँ अकेली क्यों भटक रही हैं? मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सर्पमित्रा है। मैं पास के राज्य की राजकुमारी हूँ। मैंने सुंदर जंगल देखा तो यहाँ घूमने आ गई। और आप अपना परिचय नहीं देंगे? बहुत बहादुर लगते हो। मैं संजय हूँ, एक चरवाहा। मैं कोई बहादुर या फिर योद्धा नहीं हूँ। मैं एक साधारण सा चरवाहा हूँ और ये धनुष तो मैं अपनी गायों की रक्षा के लिए रखता हूँ। यहाँ अकेले रहना सुरक्षित नहीं। चलिए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक छोड़ देता हूँ। सर्पमित्रा ने बात मान ली। रास्ते में दोनों की बातें शुरू हुई। संजय ने उसे अपनी गायों के बारे में बताया, कैसे वह हर दिन जंगल में उनके साथ समय बिताता है। सर्पमित्रा उसकी सादगी और साहस से प्रभावित हुई। उसका दिल धीरे धीरे संजय के लिए धड़कने लगा। जब वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो सर्पमित्रा ने उसे अलविदा कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही चाह थी। उसी रात सर्पमित्रा नागलोक लौटी। वह अपने कक्ष में गई। उसने अपनी सबसे प्यारी सखी मनोहरी को बुलाया। मनोहरी एक समझदार नागिन थी जो सर्पमित्रा की हर बात को ध्यान से सुनती थी। मनोहरी, आज धरती पर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा मन खुशी से झूम उठा। एक चरवाहे ने मेरी जान बचाई। उसका नाम संजय है। वह बहुत साहसी और निशानेबाज है। उसने अपने बाण से बाजों को भगा दिया। मुझे उससे प्रेम हो गया है। क्या कह रही हो सर्पमित्रा? वो एक मानव है और तुम नागलोक की राजकुमारी। ये प्यार कैसे संभव है? हमारा और उसका संसार अलग है। मुझे नहीं पता मनोहरी, लेकिन जब मैं उसकी आंखों में देखती हूँ तो लगता है जैसे मेरा दिल कहीं खो जाता है। उसकी आवाज, उसकी हिम्मत, सब कुछ मुझे अपनी ओर खींचती है। सावधान सर्पमित्रा, अगर राजमाता को पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा।
वो संजय की जान भी ले सकती हैं। सोच लो, ये रास्ता आसान नहीं है। सर्पमित्रा चुप रही। उसकी आंखों में संजय का चेहरा बार बार उभर रहा था। वह जानती थी कि मनोहरी सही कह रही है, लेकिन उसका दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन सर्पमित्रा फिर धरती पर गई। वह उस मैदान में पहुंची जहां संजय अपनी गायों को चराता था। सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग बिखर रहा था। संजय अपनी गायों को इकट्ठा कर रहा था जब उसकी नजर सर्पमित्रा पर पड़ी। अरे राजकुमारी, आप फिर से यहाँ? संभल कर, कहीं पंछी फिर से हमला न कर दें। क्या आपको जंगल की सैर इतनी पसंद है? नहीं संजय, सच कहूँ तो मुझे तुमसे मिलने का मन था। तुमने मेरी जान बचाई ना, इसलिए मैंने सोचा तुमसे मिल लूं। जान बचाने वाले का हमेशा आभारी रहना चाहिए। और सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। पर राजकुमारी, मैं तो एक साधारण सा चरवाहा हूँ। आपको किसी राजकुमार से प्रेम होना चाहिए, ना कि मुझसे। मैं गरीब युवक हूँ और ना ही मेरे माँ बाप हैं। मैं अपनी गायों पर ही निर्भर करता हूँ और अपना भरण पोषण करता हूँ। मुझ गरीब के पास एक राजकुमारी कैसे खुश रह सकती है? लेकिन आप चाहो तो मुझसे मिलने आ सकती हो। अब सर्पमित्रा और संजय रोज मिलने लगे। धीरे धीरे संजय को भी सर्पमित्रा से प्रेम हो गया। अगले कई दिनों तक वे नदी किनारे। संजय उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाता और सर्पमित्रा उसकी बातों में खो जाती। उनका प्यार गहरा होता गया, लेकिन ये गुप्त मुलाकातें नागलोक तक पहुंच गई। राजमाता को जब सर्पमित्रा और संजय के प्रेम की खबर मिली तो उनका गुस्सा भड़क उठा। उनके चेहरे पर क्रोध की लकीरें उभर आई। सर्पमित्रा, तुमने एक साधारण मनुष्य से क्यों प्रेम किया? यह हमारे नागलोक के नियमों के खिलाफ है। तुम नहीं जानती इसकी कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है तुम्हें। माता, मैं संजय से अत्यधिक प्रेम करती हूँ। मेरा प्रेम सच्चा है और संजय भी मुझसे बहुत प्रेम करता है। क्या उसे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम कौन हो? तुम्हारा उसके साथ रहना असंभव है। नहीं, मैंने अपनी सच्चाई उसे नहीं बताई है कि मैं एक नागलोक की राजकुमारी हूँ। कहीं वो मुझसे भयभीत होकर मिलना न छोड़ दे। तो ठीक है, मैं जाकर उसको सारी सच्चाई बताती हूँ। उन्होंने एक औरत का रूप लिया और धरती पर संजय के पास पहुंची। वह उस समय अपनी गायों को नदी के किनारे चरा रहा था। ए चरवाहे, तू कौन है जो मेरी बेटी से मिलता है? उसे भूल जा, वरना तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। माता, मैं सर्पमित्रा से प्यार करता हूँ। कोई भी ताकत मुझे उससे अलग नहीं कर सकती। भले ही वो एक राजकुमारी हैं, पर वो भी मेरे जैसी एक सरल स्वभाव की हैं। वो मुझे समझती हैं और मैं उन्हें। राजमाता का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। एक विशाल काली नागिन उनकी आंखों से आग बरस रही थी। उन्होंने संजय को डस लिया। संजय दर्द से चीखा और वहीं पर गिर पड़ा। उसकी सांसें थम गई। जब सर्पमित्रा को यह खबर मिली, वह नागलोक के सिंहासन कक्ष में दौड़ती हुई पहुंची। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। वह राजमाता के सामने गई। माता, आपने ऐसा क्यों किया? संजय मेरा सब कुछ था। उसका इसमें कोई दोष नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे जिंदा कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद उससे कभी नहीं मिलूंगी। तेरे आंसुओं ने मेरा मन पिघला दिया पुत्री। मैं उसे जिंदा कर दूंगी, लेकिन तूने वादा किया है उससे कभी नहीं मिलेगी। तो मैं जाती हूँ और उसे पुनर्जीवित करती हूँ। राजमाता ने अपनी जादुई शक्ति से संजय को पुनर्जन्म दिया। सर्पमित्रा की आंखों में खुशी की चमक लौट आई, लेकिन अपने वादे के कारण उसने संजय से मिलना छोड़ दिया। सर्पमित्रा उदास रहने लगी और संजय को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो भी सर्पमित्रा को बहुत याद करता। और इधर सर्पमित्रा अपने कक्ष में अकेले बैठकर उसकी बातें याद करती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसकी हालत देखकर राजमाता का दिल पसीज गया। पुत्री,
तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैंने गलती की, मैं तुझे संजय के पास ले चलती हूँ। संजय, मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ। आज मैं अपनी पुत्री से तुम्हारा विवाह कराऊंगी, क्योंकि ये नागलोक के नियम के खिलाफ है। लेकिन मेरी पुत्री तुमसे बहुत प्रेम करती है, इसीलिए इसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। ये तुम्हारे साथ एक इंसान के रूप में रहेगी। इससे मैं नागलोक की सारी शक्तियाँ लेती हूँ। मेरे बच्चों, खुश रहो, अपना जीवन खुशी से जियो। मेरी आवश्यकता पड़े तो याद करना, मैं मिलने आ जाऊंगी। संजय, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। सर्पमित्रा, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता।